एनसीईआरटी जीएस में आज इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड अकाउंट, यानी कि राष्ट्रीय आय और लेखांकन। हमने पिछले 2 टॉपिक्स में हमारा जो जीएस एनसीईआरटी के इकोनॉमी के जो टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनमें हमने देखा था कि किसी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसके टाइप्स कितने हो सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के टाइप के बारे में हमने बात किया और उसके बाद हमने बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे कि जो नेशनल इनकम होती है किसी कंट्री की, वो क्या होती है। इसी में हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में या किसी भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में। मैंने बताया था कि जीएस एनसीईआरटी का ये जो पूरा हमारा सीरीज है, ये ऑल एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है और जीएस में एनसीईआरटी का बेस अगर लेके चला जाए तो आगे फाउंडेशन अच्छे से समझ में आता है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस जो हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर ऑलरेडी चल रहे हैं, नए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इनके बारे में बात कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट करके इनमें अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे आज के टॉपिक की। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रख करके ये पॉइंट तैयार किए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किए गए हैं। इनको आप स्कैन कर सकते हैं, अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम से ठीक पहले आप इनको बार बार रिवाइज करके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमेशा के लिए ताज़ा अपने दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें जो आता है परिचय, इसमें देखें कि क्या है नेशनल इनकम या नेशनल इनकम की जो हिस्ट्री है, इतिहास है भारत में, उसके बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर नोट किए गए हैं। तो कंप्लीट वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज नेशनल इनकम या एनआई, यानी कि कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसे राष्ट्रीय आय जाना जाता है। अब इस बात को अगर थोड़ा सा विस्तार से कहा जाए कि नेशनल इनकम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक साल के अंदर किसी देश में जो भी उत्पादन होता है, गुड्स यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उसका जो कंप्लीट वैल्यू होता है। अब ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, आगे हम और डिटेल्स पर चलेंगे। और राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो साथ ही साथ एक शब्द हमारे सामने आता है घरेलू आय, यानी कि हम किसी देश की जो इनकम है, जो आय है, उसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं या 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होती है डोमेस्टिक इनकम और एक होती है नेशनल इनकम, यानी कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। तो पहले इनके बीच का डिफरेंस आप जान लीजिए। देखिए, घरेलू आय का मतलब होता है जिसे हम जीडीपी के रूप में भी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और राष्ट्रीय आय को किस रूप में जानते हैं हम, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो अगर सिंपल सा यहाँ पर हम लिखें अंतर दोनों में, तो जीडीपी क्या है, जीडीपी डोमेस्टिक या घरेलू आय है और जीएनपी क्या है, जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय आय है। तो ये घरेलू और राष्ट्रीय के बीच का अंतर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, घरेलू आय या जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वे भारतीय हों या बाहर से आए हों, हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसके अंदर रह करके जो भी उत्पादन हो रहा है वह हमारा जीडीपी या घरेलू आय माना जाएगा। लेकिन हर साल हमारे देश से कुछ धन देश से बाहर जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट कह सकते हैं, और बाहर से कुछ पैसा हमारे देश में आता है जिसे हम एक्सपोर्ट कह सकते हैं, यानी कि निर्यात कह सकते हैं। जैसे जब हमारे देश से निर्यात होता है तो बाहर के देशों से पैसा हमारे देश में आता है, और जब हमारे देश से को किसी देश से आयात करना पड़ता है तो हमारे देश का पैसा देश के बाहर जाता है। यानी कि जब किसी देश में प्रतिवर्ष होने वाले एक्सपोर्ट, मान लीजिए यह देश की सीमाएं हैं, तो देश की सीमाओं के अंदर जो भी उत्पादन हुआ वो क्या है, जीडीपी या घरेलू आय है।
अब हर साल इसमें से कुछ पैसा बाहर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आउटफ्लो कह सकते हैं, आउटफ्लो, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इंपोर्ट भी कह सकते हैं, इंपोर्ट या आयात भी कह सकते हैं। तो जो पैसा देश से बाहर चला गया उसको हमने क्या किया, जीडीपी में से माइनस कर दिया। ऐसे ही हर साल हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके माध्यम से बाहर से पैसा आता है हमारे देश में, जिसे हम इनफ्लो बोलते हैं। इनफ्लो का मतलब होता है देश के अंदर पैसे का आना, आउटफ्लो का मतलब होता है देश से बाहर पैसे का जाना। तो इसी इनफ्लो को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जीडीपी में से आउटफ्लो को माइनस करके और इनफ्लो को प्लस करके, यानी कि किसी देश की जीडीपी में अगर उसके आयात पर होने वाले खर्चे को घटा दिया जाए और निर्यात से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ दिया जाए तो जीडीपी परिवर्तित हो जाता है जीएनपी में। यानी कि घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलने के लिए हमने दो काम किए। क्या काम किए, जीडीपी में से पहले हमने आयात पर होने वाला जो खर्चा था, जो पैसा हमारे देश से चला गया उसको माइनस कर दिया, और उसी बीच जो पैसा हमारे देश में आया था एक्सपोर्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उसे हमने जोड़ दिया। तो उसके बाद जो हमें मिला वो क्या हुआ, जीएनपी। ठीक है, तो हम यहाँ जीएनपी से शुरू कर रहे हैं, बाद में जीडीपी पर भी आएंगे। इसी जीएनपी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। कैसे ये नेशनल इनकम बनता है इस पर भी आगे बात की जाएगी। तो फिर से देखते हैं क्या है ये नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम, किसी देश की जो इनकम होती है देश के अंदर और उसमें जो शुद्ध विदेशी आय को शामिल कर दिया जाता है तो राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन 1868 बाय दादा भाई नौरोजी, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास 1868 ईस्वी में किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाए 1868 ईस्वी में, और ये काम इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में किया था क्योंकि यह आंकड़ों के माध्यम से ये सिद्ध करना चाहते थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं उनकी वजह से भारत का पैसा भारत से बाहर जाता है। इसी समय इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। The government of India appointed a national income committee under the chairmanship of Dr. P.C. Mahalanobis। भारत सरकार ने डॉक्टर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए ये जो पीसी महालनोबिस हैं ये ऐसी कमेटी के अध्यक्ष थे जिसका गठन इस काम से किया गया था कि वह भारत की राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अपने अनुमान प्रस्तुत करें, अपने सुझाव प्रस्तुत करें। ठीक है, दिस कमेटी गेव इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951 एंड फाइनल रिपोर्ट इन 1954। इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब जारी की, 1954 ईस्वी में। अपनी अंतिम रिपोर्ट और अंतरिम रिपोर्ट कब दी, 1951 में। ठीक है, कमेटी एस्टिमेटेड नेशनल इनकम ऑफ 8,650 करोड़ एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ 246.50। और ध्यान रखनेगा कि ये जो इनकम है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या नेशनल इनकम हो, ये एनुअली दी जाती है, यानी कि वार्षिक इसका एस्टिमेशन निकाला जाता है। तो इस कमेटी ने अपना जो डेटा दिए, अपने जो इसके जो काम थे उसमें इन्होंने बताया कि भारत की उस समय भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी थी, 8,650 करोड़ रुपए थी, और प्रति व्यक्ति आय 246.50 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक थी। देखिए कैसे निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है। तो इस प्रकार से इस कमेटी ने अपने शुरुआती आंकड़े प्रस्तुत
किए। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बेसिक वर्ड्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, यानी कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के मीनिंग यहां बताए गए हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होता है, तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन के ऑप्शन बने हुए हैं और उनमें जो टर्म यूज किए गए हैं आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो एक्चुअली में आप उसका सही आंसर नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर कुछ पॉइंट लिए गए हैं और उनके मीनिंग्स लिखे गए हैं। जैसे फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स या अंतिम उत्पाद या अंतिम सामान किसे कहते हैं? Such goods that are meant for final use। तो क्या हुआ फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स या अंतिम उत्पाद उन्हें कहते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि गन्ना, तो गन्ना या शुगर केन क्या है? ये प्राइमरी प्रोडक्ट है और इसी से बनने वाली जो चीनी है, शुगर है, वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। और उसी चीनी से बनने वाली मिठाई उससे भी आगे की फाइनल प्रोडक्ट है। अब डिपेंड करता है कि हम उसे किस स्टेज पर यूज करते हैं। जैसे जब आप चाय बनाते हैं और चाय में आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर चीनी जो है फाइनल गुड्स हो जाएगी, लेकिन जब आप उसी चीनी से मिठाई बनाएंगे तो फिर वहां पर फाइनल गुड्स मिठाई या स्वीट्स हो जाएगा। तो फाइनल गुड्स की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आप किसी सामान का नाम लेके बता दें। जैसे जब आप गेहूं से रोटी बनाते हैं तो गेहूं प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया और रोटी उसका क्या हो गया? फाइनल। लेकिन जब आप उसी गेहूं से ब्रेड बनाएंगे तो अलग, जैसे गेहूं से आटा बनाया फिर आटे से दूसरा चीज बनाई, तो जैसे जैसे हर स्टेज पर उसके यूजेस चेंज होते जाएंगे फाइनल गुड्स का स्वरूप भी बदलता जाएगा। ठीक है, ये क्या है? डिप्रेशिएशन यानी कि मूल्यह्रास। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। डिप्रेशिएशन वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये क्या है? इट इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। यह है पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। इसको समझिए। जैसे आपने या किसी भी व्यापारी ने, उद्योगपति ने एक फैक्ट्री स्थापित की और उस फैक्ट्री में उसने 5 लाख रुपए की मशीनें लगवाई और उन मशीनों से उसने सामान बनाया, तो जाहिर सी बात है कि लगातार 1 वर्ष तक मशीनों का प्रयोग करने से मशीनों में टूट फूट होगी, उसमें घिसावट होगी, तो उन मशीनों के वास्तविक मूल्य में कमी आएगी। इसके अलावा एक और इसका एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार खरीदी है, कोई गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी को टैक्सी में चलवा करके आपने पैसे कमाए हैं। आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की और आपने 1 साल में उससे 2 लाख रुपए कमाए, तो आपकी ग्रॉस इनकम यानी कि सकल उत्पाद आपका क्या हो गया? जो 1 साल में आपने उस गाड़ी से कमाया यानी कि 2 लाख रुपए, ये आपकी ग्रॉस इनकम हुई। हिंदी में कहेंगे सकल आय हुई। लेकिन उस 1 साल में जो आपने गाड़ी का इस्तेमाल किया उसकी वजह से गाड़ी में टूट फूट हुई, उसमें जो भी बीच बीच में उसके जो पार्ट्स थे वो टूटे, जैसे टायर में पंक्चर हुआ या टायर ही घिस गया या खराब हो गया, तो उसको ठीक कराने में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये पैसे क्या हैं? ये पैसे हैं उसकी टूट फूट के लिए होने वाला खर्च। तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 2 लाख रुपए हुई, लेकिन आपने अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस या रिपेयरिंग में 50,000 रुपए लगा दिए, तो आपकी नेट इनकम 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। जैसे जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो वहां पर बात आती है, जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो वहां पर 2 वर्ड हमारे सामने आते हैं। एक आता है जीएनपी और दूसरा आता है एनएनपी। तो हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जीएनपी और एनएनपी में ये तो नेशनल है, दोनों ही नेशनल है, लेकिन ये ग्रॉस है और ये नेट है। तो ग्रॉस और नेट के बीच का अंतर इसी डिप्रेशिएशन से आता है। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन में इस तरह से बना हुआ है। तो जैसे अगर एनपी लेते हैं ना, जीएनपी माइनस डी क्या हो जाता है? इज इक्वल टू एनएनपी। क्या बन जाएगा? ये नेट नेशनल इनकम। यानी कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से डिप्रेशिएशन को निकाल दिया जाता है तो वह शुद्ध
जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को निकाल दिया जाता है तो वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है, एनएनपी बन जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा किसी देश का एक्चुअल इनकम क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे आपने एक गाड़ी को 10,000 में खरीदा, 10 लाख में खरीदा, उससे एक साल में टैक्सी में चलवा करके 2 लाख रुपए कमाए, तो आपकी ग्रॉस इनकम हुई 2 लाख रुपए। लेकिन आपने गाड़ी की टूट फूट पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए जो कि डेप्रिसिएशन है, तो आपने अपनी सकल आय यानी कि 2 लाख में से डी यानी कि 50,000 माइनस कर दिया, तो क्या बचा आपका 1.5 लाख रुपए। यह है आपकी नेट इनकम, शुद्ध आय। तो शुद्ध और सकल यानी कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो इस डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास से तय होता है। समझ गए होंगे। आगे आते हैं मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य, मतलब वह मूल्य जिस मूल्य पर बाजार में कोई सामान बिकता है उसे हम बाजार मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए लिखा हुआ है यहां पर, आप समझ सकते हैं। जैसे इट रेफर्स टू द एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस एंड इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या शामिल होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिन पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कर है, जैसे जिस पर लगाया गया है वही उसको पे करेगा, ये नॉन शिफ्टेड होते हैं। लेकिन जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो लगाया गया है विक्रेता पर, लेकिन दे रहा है कौन, दे रहा है कंज्यूमर, जो उसको खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि जो किसी वस्तु की जो बाजार कीमत, जैसे ये मार्कर अगर आपने 100 रुपए का खरीदा है तो इसमें इसकी लागत के साथ साथ टैक्स भी शामिल है, और वो टैक्स कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो बाजार कीमतें वे होती हैं जिन पर वस्तुओं का लेन देन होता है और इनमें अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। वास्तव में इनमें सब्सिडी का प्रभाव भी शामिल होता है। जैसे मान लीजिए सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी देती है, तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु बाजार में सस्ती कीमत पर आपको मिलेगी और जिस पर सरकार टैक्स लगाती है वो आपको महंगा मिलेगा। एक बात जान लीजिए कि टैक्स की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से किसी वस्तु की बाजार कीमतें उसकी लागत मूल्य से ज्यादा हो जाती हैं और सब्सिडी की वजह से किसी वस्तु की बाजार कीमतें उसकी वास्तविक मूल्य से कम हो जाती हैं। इसका मतलब बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य नहीं होता। अब ये क्यों हमें जानना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम जब आगे पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर आपके सामने 2 टर्म आएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से एक्चुअल क्या है, एक्चुअल राष्ट्रीय आय क्या है। अब एक में लिखा होगा एनएनपी फॉर फैक्टर कॉस्ट और दूसरे में लिखा होगा एनएनपी फॉर मार्केट प्राइस, यानी कि किसी वस्तु की लागत मूल्य के आधार पर उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होगी या बाजार मूल्य के आधार पर क्या होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सही आंसर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है, वही बताने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वह मूल्य या लागत जिस पर कोई वस्तु बनकर के तैयार हुई है, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बाजार में लेन देन या बिक्री हो रही है। तो वास्तव में हम किसे सही मूल्य माने, तो वो है फैक्टर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में जब अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी शामिल हो जाते हैं तभी वह क्या बन जाती है, तभी वह मार्केट प्राइस बन जाती है। तो हमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय जाननी है तो हमारे देश में जो भी उत्पादन हुआ है उनकी गणना करने के लिए हमें बाजार मूल्य के स्थान पर उनके लागत मूल्य को आधार बनाना चाहिए, यानी कि एनएनपी-एफसी वास्तविक राष्ट्रीय आय मानी जाएगी। इस प्रकार के कई प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट प्राइस के साथ ही फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज बट इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि अगर आपको किसी वस्तु का मार्केट प्राइस पता है तो आप उसे कैसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए उसको। जैसे
अगर मान लीजिए ये मार्कर बाजार में 100 रुपए का बिक रहा है तो ये इसका बाजार मूल्य है। हो सकता है इस पर सब्सिडी लगी हो या हो सकता है इस पर टैक्स लगा हो। तो हमें इसका वास्तविक मूल्य यानी कि फैक्टर कॉस्ट लागत मूल्य जाननी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये पता करेंगे सरकार ने इस पर टैक्स लगाया है या सब्सिडी इसको दी गई है। जैसे अगर इस पर टैक्स लगाया है तो इसका बाजार मूल्य इसके लागत मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम इसके बाजार मूल्य में से टैक्स को घटा देंगे। जैसे हमें पता चला कि इस पर जीएसटी लगा हुआ है और बाजार में ये 100 रुपए का बिक रहा है, तो हमने देखा कि सरकार ने इस पर 10% का जीएसटी लगाया हुआ था। तो हमने क्या करना है, हमें इसके बाजार मूल्य यानी कि 100 रुपए में से टैक्स यानी कि जीएसटी जो कि 10% है उसको घटा देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 90 रुपए। अब हमको पता चल गया कि इसका लागत मूल्य कितना है, 90 रुपए। ये 100 रुपए में इसलिए बिक रहा था क्योंकि सरकार ने इस पर 10 रुपए का टैक्स लगा रखा था। ठीक है, तो इसका वास्तविक मूल्य हमें पता चल गया कितना, 90 रुपए। ठीक, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कुल कितने रुपए के मार्कर तैयार हुए। तो हमें 90 रुपए से ही तो कैलकुलेट करना होगा, यानी कि लागत मूल्य से कैलकुलेट करना होगा। अगर मान लीजिए सरकार ने इस पर सब्सिडी दी होती तो हमें यह पता करना होता कि इस पर इसकी जो सब्सिडी है वो कितनी है। मान लीजिए सरकार ने इस पर 10 रुपए की सब्सिडी दी है, बाजार में ये 100 रुपए का ही मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 रुपए में 10 रुपए जोड़ देंगे। क्योंकि अगर सरकार सब्सिडी नहीं देती तो ये बाजार में 110 का बिकता। सब्सिडी की वजह से ये 100 से कम बिक रहा है और टैक्स की वजह से ये अपनी लागत से ज्यादा बिक रहा था। तो हमें जैसे ही पता चला कि इस पर 10 रुपए की सब्सिडी दी है, हमने इसके बाजार मूल्य यानी कि 100 में से 10 रुपए घटा दिए, तो हमें इसका लागत मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य प्राप्त हो गया, फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी तभी होती है जब हम राष्ट्रीय आय की गणना वस्तुओं के लागत मूल्य से करते हैं, ना कि बाजार मूल्य से। यही फैक्टर कॉस्ट बता रहा है। क्या करते हैं, इसमें टैक्स को निकाल देते हैं, घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला टर्म है यहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति समता। ये क्या है, चलिए देखते हैं। इसको शॉर्ट में पीपीपी कहा जाता है। द पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर दैट द सेम quantity of goods and services are priced equitably across countries। क्या कह रहा है ये ट्रिपल पी ये बताता है, परचेजिंग पावर पैरिटी यह बताता है कि जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा निकालना है कि सभी देशों की गरीबी का आंकड़ा निकाला जाए, तो गरीब किसे माना जाए ये जानने के लिए वहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत हेल्प करता है। जैसे अमेरिका में $1 में जितना सामान मिलता है, अमेरिका में $1 में जितना सामान मिलता है, भारत में उतना ही सामान खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं ये निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए $1, लेकिन $1 और भारतीय रुपए के बीच का जो अदला बदली की दर है उसे एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। तो जब ये पता चल जाएगा कि अमेरिका में $1 के बदले कितना सामान मिलता है और भारत में उतने ही सामान खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो हम इस बात का आंकड़ा निकाल सकते हैं कि वास्तव में भारत और अमेरिका में रहने वाले लोग अपने कितने रुपए अपने ऊपर खर्च करें तो उन्हें गरीब ना माना जाए। इसलिए ये परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत सहायता करता है। अब हो सकता है कि अमेरिका में महंगाई ज्यादा हो, भारत में महंगाई कम हो, इस वजह से हम कम पैसे में ही उतना सामान प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कितना पैसा कमाने वाला व्यक्ति गरीब होगा, समान मात्रा नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है कि दोनों देशों की जो मुद्राएं हैं उनकी वैल्यू क्या है। इसीलिए दोनों देशों की जो मुद्राएं हैं उनकी वैल्यू निकाली जाती है इस परचेजिंग पावर पैरिटी से। ठीक है, अगला टर्म है बेस ईयर, आधार वर्ष। ठीक है, क्या है, यह वह वर्ष होता है जिसके आधार पर किसी सूचकांक का प्रदर्शन नापा जाता है। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स इज मेजर्ड। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि वर्तमान में महंगाई बहुत बढ़ गई है
तो हम किसी पुरानी कीमत से इसकी तुलना करते हैं। तो जिस कीमत से हम इसकी तुलना करके बताते हैं कि वर्तमान में कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, उस पुरानी कीमत को जिस वर्ष से लिया गया है उस वर्ष को हम बेस ईयर और उस कीमत को हम बेस प्राइस कहते हैं। तो जब हमें यह बताना होता है कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी दर से बढ़ रही है, जैसे कि हम कहते हैं हमारा जीडीपी 7% है, तो जीडीपी 7% होने का मतलब क्या है कि हमने ये कैलकुलेशन किया कि पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष हमारा जीडीपी जो है वो 7% ज्यादा होकर के आया है। इसका मतलब है कि हमने किसी निश्चित वर्ष, किसी बेस ईयर को लिया और उस बेस ईयर्स की कीमत के आधार पर हमने यह आंकड़े निकाले कि पिछले साल कितने रुपए का उत्पादन हुआ था और इस साल कितने रुपए का उत्पादन हुआ। अगर दोनों वर्षों का उत्पादन बराबर है तो हम कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट 0% है, लेकिन अगर वर्तमान में पिछले से ज्यादा उत्पादन हुआ है तो उसे हम प्लस में, और अगर कम हुआ है तो माइनस में जीडीपी दर दिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि जिस निश्चित वर्ष की कीमत को ध्यान में रख करके पिछले साल और इस साल के उत्पादन का कैलकुलेशन किया है, उसी वर्ष को हम क्या कहते हैं, बेस ईयर। ये वो शब्द है जिन्हें किताबों से बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, तो ऐसे में आप इस वीडियो को बार बार पढ़ करके, सुन करके इनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो इन शब्दों की हेल्प से कितने साथ, जब आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो आंसर क्या करोगे। और क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं होता वहां से, इसलिए इनका एक्चुअल मीनिंग जान करके हम ज्यादा से ज्यादा आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, बेस ईयर क्लियर हुआ। लास्ट है हिंदू ग्रोथ रेट। इसमें से हिंदू शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि ये वर्ड्स कब और किसने क्यों यूज किया। तो द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ टर्म रेफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। हिंदू विकास दर एक शब्द है जो 1991 के उदारीकरण से पहले भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था की कम विकास दर को दर्शाता था। ठीक है, और इसको प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। ये टर्म भी नोट कर लीजिए, नाम है उनका प्रोफेसर राजकृष्ण ने। जब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं की जो वार्षिक वृद्धि दर थी राष्ट्रीय आय की, उसका मजाक बनाते हुए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से इसको जोड़ा और उसी को इन्होंने आलोचनात्मक रूप से हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया। जब पूछा जाएगा हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है, तो आप आंसर देंगे राष्ट्रीय आय से। किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? प्रोफेसर राजकृष्ण ने। 1991 में हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एलपीजी का कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया गया। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब इसमें राष्ट्रीय आय के विभिन्न उपाय या वेरियस मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बताया गया है। यानी कि इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि ये जो तमाम टर्म आपने सुने थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, इनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या है ये। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी कहते हैं। क्या है ये? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। इनमें दो बातें बहुत ध्यान में रखना है, एक तो फाइनल गुड्स होनी चाहिए और दूसरा स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि ये स्पेसिफिक पीरियड क्या है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस ईयर, वित्त वर्ष। हमारे देश का वित्त वर्ष क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे देश के वित्त वर्ष यानी कि एक वर्ष, तो हमारे देश का वित्त वर्ष क्या है ये आपको बताना है, हम आगे की बात आपको बता रहे हैं। एक वित्त वर्ष में किसी देश में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, मौद्रिक मूल्य है, लेकिन वे वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? फिनिश्ड। आपने अभी देखा कि जो फाइनल गुड्स वे होता है वे क्या होती हैं, तो फाइनल गुड्स की ही कीमत लगानी होगी। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए नेशनल इनकम का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखा गया कि कितने रुपए का शुगर केन जो है वो प्रोड्यूस हुआ इस साल।
अब शुगर केन क्या है? प्राइमरी गुड्स है, और उसी शुगर केन से बनने वाली शुगर या चीनी जो क्या है? फाइनल गुड्स है। अब सर्वे में क्या हो सकता है? इस बात का डर हो सकता है कि दोहरी गणना हो जाए। जैसे जब प्राइमरी लेवल पर इसको काउंट किया जाएगा तो वहां शुगर केन का प्राइस काउंट कर लिया जाएगा, और जब मिडिएटरी लेवल पर आएंगे हम इकोनॉमी के तो वहां पर चीनी का भी मूल्य जोड़ लिया जाएगा। तो चीनी गन्ने से ही बनी हुई है, इसलिए यहां पर जो डबल गणना हो गई है उसकी वजह से बचने के लिए केवल फाइनल गुड्स यानी कि चीनी का ही गणना यहां पर की जाएगी। जैसे आप एक ब्रेड खरीदने जाते हैं, अब अगर 40 रुपए का आपको ब्रेड का पैकेट मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उस ब्रेड में जो गेहूं इस्तेमाल किया गया है और जो बाकी चीजें इस्तेमाल की गई हैं उनकी कीमत भी इस 40 रुपए में शामिल कर ली गई है। तो हमें उसमें जो गेहूं इस्तेमाल हुआ है उसकी कीमत को नहीं जोड़ना है, बल्कि केवल ब्रेड जो कि फाइनल गुड्स है उसकी कीमत को ही जोड़ करके बता देना है कि इस वर्ष हमारे देश में कुल कितने रुपए के ब्रेड के उत्पादन हुए हैं। क्योंकि ब्रेड हो या कोई भी गुड्स हो, ये सब हमारी नेशनल इनकम का ही पार्ट है। तो कुल मिलाकर के फाइनल गुड्स होनी चाहिए और एक निश्चित टाइम यानी कि एक वर्ष में देश में जो भी प्रोडक्शन हुआ है फाइनल प्रोडक्शन, उनका जो प्राइस है और सर्विसेज साथ में, इनके प्राइस को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। यहां पर एक टर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए हमारे देश में 2015 से ऐड किया गया एक नया टर्म है नेशनल इनकम में, इसको समझना बहुत जरूरी है। मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ मेड बाय इंडिविजुअल सेक्टर जीवीए। अब जीवीए कैसे मिलता है? जब जीडीपी में सब्सिडी जो है जीडीपी प्लस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। अब ये आपको बड़ा कंफ्यूज करके यहां दिखाया गया, हम इसी को इजी भाषा में आपको बताते हैं क्योंकि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आप जान ही चुके हो। तो जरा देखिएगा, अगर हम जीवीए को इस तरह से लिखें तो आपको पहचान लेना चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बस यही है जीडीपी, यही है जीवीए। जीवीए कुछ और नहीं है, जीवीए यही है। क्या है? जब जैसे जीडीपी में आपने सब्सिडी को जोड़ दिया और टैक्स को घटा दिया तो मार्केट प्राइस बन गया ना। यानी कि जब किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की गणना वस्तुओं के बाजार मूल्य पर की जाती है तो वस्तुओं के बाजार मूल्य पर इसकी गणना करने के कारण इससे जो आंकड़े मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि जीडीपी में ये जोड़ने और घटाने से जीएनपी मिल जाता है, तो जीवीए कहां से मिल गया? वो दूसरी चीज थी। जब हम जीडीपी को जीएनपी में बदलते हैं तब क्या करना होता है? तब हमें जीडीपी और देखिए यहां पर ये क्या बता रहा है, जीवीए किसे कहा जाए, एक नया टर्म दे दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी को जब आप फैक्टर कॉस्ट में दिखाते हैं, जब जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट में दिखाते हैं तो ये क्या हो जाता है? लागत मूल्य पर प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद, और ये क्या हो गया? बाजार मूल्य पर प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद। इसी को यहां पर जीवीए कह दिया गया है। अब क्योंकि ये डोमेस्टिक है और ये ग्रॉस है, ऐसे ही ये डोमेस्टिक और ये ग्रॉस है, तो पहले ग्रॉस को नेट में परिवर्तित करने के लिए इसमें से हमको डिप्रेशिएशन घटाना होगा, और ये डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से हमको क्या घटाना होगा और क्या जोड़ना होगा? शुद्ध विदेशी आय। ठीक है, तो जब इसमें हम डिप्रेशिएशन और शुद्ध विदेशी आय को एडजस्ट कर देंगे तो ये जीडीपी क्या बन जाएगा? एनएनपी बन जाएगा, जो एक अलग चीज है जो पीछे हम बात कर चुके हैं। तो जीवीए कुछ और नहीं बल्कि जब किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर दर्शाया जाता है तो उसी को जीवीए कहा जाता है, जिसे इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जहां भी नेट शब्द आए समझ जाना कि सकल को शुद्ध बना लिया गया है। सकल क्या है? सकल वह है जो कुल उत्पादन हुआ है। शुद्ध क्या है? जब सकल में से मूल्य ह्रास या घिसावट या डिप्रेशिएशन को घटा देते हैं तो वो शुद्ध बन जाता है। ठीक है, तो एनडीपी क्या है? ऐसा घरेलू उत्पाद है जो कि घिसावट को निकालने के बाद प्राप्त हुआ है। अब इसको बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही मैंने बताया था ना, यानी कि ग्रॉस
और नेट प्रोडक्ट के बीच का जो अंतर है वही है। तो एनडीपी प्राप्त कैसे कर सकते हैं? एनडीपी प्राप्त करने के लिए हमने जीडीपी में से डिप्रेशिएशन को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारा जीडीपी क्या बन गया? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। बहुत आसान है, ये समझ में आ ही रहा होगा। हिंदी का यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई शब्द में अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है और कैसे मिलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी कैसे मिलता है? यहां पर आपने देखो, हमेशा याद रखो, डोमेस्टिक को नेट बनाने के लिए आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सहारा लेना होगा, और आपको जी को एन यानी कि जीएनपी को एनएनपी बनाने के लिए आपको डिप्रेशिएशन का सहारा लेना होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है? जीएनपी की बात करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। काउंट ऑल द आउटपुट ऑफ द रेजिडेंट ऑब्लिक नेशनल ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर उसी बात को अलग शब्दों में कहा गया है जो हम पीछे सामान्य शब्दों में बता चुके हैं। सामान्य चीज क्या है? सामान्य चीज ये है कि हमारे देश में बाहर से एक वर्ष में जो भी पैसा आया है उसको अगर हम अपने घरेलू उत्पाद में से माइनस कर दें, और जो पैसा बाहर गया है जो बाहर से आया है उसको जोड़ दें, और जो घर से बाहर गया है, देश से बाहर गया है, उसको हम क्या करें? माइनस कर दें। तो हमें क्या मिल जाता है? जीएनपी मिल जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, वही चीज ये बता रहे हैं कैसे आगे बढ़ा जाए, उसी को हमने आपको समझा दिया था। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी क्या है? ये जो है एनएनपी कैसे प्राप्त होता है? एनएनपी प्राप्त करने के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें क्या करना है? जी को एन बनाना है, और जी को एन बनाने के लिए क्या करेंगे? जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन, क्या मिल जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट को आप जब फैक्टर कॉस्ट में बता देते हैं तो यही बन जाती है राष्ट्रीय आय। जैसे जैसे इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया है कैलकुलेशन का, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है। जैसे नेशनल इनकम क्या है ये यहाँ पर ब्रॉडली बताया गया। इस फॉर्मूले को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। थोड़ा सा ये चैप्टर आपका थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि टर्म इसमें थोड़े अलग हैं। सारे चैप्टर ऐसे नहीं, इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आने वाले हैं। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया गया है? C प्लस आई प्लस जी, और ये एक्स एम। अब इनका मतलब आप जान लो। देखो यहां पर क्या है? C का मतलब क्या है? उपभोग व्यय या कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? हम अपने कंज्यूम करते हैं जिन चीजों को, अपने उपभोग पर जो खर्च करते हैं उसको कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर या उपभोग व्यय। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमने बचा करके क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। एक्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट यानी कि कुल निर्यात। एम का मतलब क्या है? इंपोर्ट यानी कि कुल आयात। और जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकारी व्यय। तो कुछ इस तरह से फार्मूला इसमें दिया गया है। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हम ग्रीन जीडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन। और जहां पर ग्रीन वर्ड लग जाता है वहां पर इन्वायरमेंट आ जाता है, यानी कि पर्यावरण की बात आ जाती है। तो इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए क्या है? मेजर द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन। हाँ, पीसीआई, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं। क्या है ग्रीन जीडीपी? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जब हम किसी देश की जीडीपी को पर्यावरण के अनुसार नापते हैं तो उसको ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। अब ये पर्यावरण के अनुसार नापने का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे देश में अगर पिछले वर्ष एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में 4% की दर से उत्पादन बढ़ा या वृद्धि हुई, तो ये क्या है? हमारा जीडीपी 4% इन एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ग्रीन जीडीपी कितनी थी। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसे फर्टिलाइजर यूज किए गए थे, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज किए गए थे जिनसे पर्यावरण प्रदूषित हुआ, जिनसे हमारी मिट्टी बंजर हो गई, तो फिर उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हुआ। जैसे
अगर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले साल अपने खेतों में गेहूं उगाया और 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, लेकिन आपने जमीन को नुकसान पहुंचाया, मिट्टी को नुकसान पहुंचाया, तो वापस उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और उन पैसों को जब आप खर्च करोगे, और जैसे हम ये कहें कि आपने पर्यावरण प्रदूषित कर दिया, अब इस पर्यावरण को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो जो खर्च करना पड़ेगा उसे जब 1 लाख रुपए में से निकाल दिया जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा आपका ग्रीन जीडीपी या देश का ग्रीन जीडीपी। कुल मिलाकर के हम ग्रीन जीडीपी में यह ध्यान में रखते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है, इस उत्पादन ने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो पर्यावरण को ध्यान में रख करके जब जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है तो ग्रीन जीडीपी प्राप्त होता है। ऐसे ही पीसीआई या पर कैपिटा इनकम आपको हम बता चुके हैं। क्या है ये पर कैपिटा इनकम? जब राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर, जब टोटल पॉपुलेशन से नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है तो पीसीआई प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर 100 रुपए इनकम है और 10 लोग रहते हैं तो हम यहाँ पर 100 रुपए में 10 को डिवाइड करके पीसीआई प्राप्त कर सकते हैं। सबके हिस्से में कितना आएगा ये पीसीआई से पता चलता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बार बार पढ़ेंगे, कितना भी टफ चैप्टर हो, और वो भी ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, आगे फाउंडेशन तो और भी टफ होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो इसको बार बार पढ़ करके आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं, जिससे कि अच्छे से आगे आपको समझ में आए। ये क्या है? राष्ट्रीय आय मापने की विभिन्न विधियां, वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। यानी कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को नापने के कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे उसको नापा जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें पहला मेथड है, देखिए टोटल 3 मेथड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 मेथड है। फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट मेथड, यानी कि उत्पाद विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑल्सो नोन एज आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। It breaks down production processes into various stages to calculate GDP. Value added is summed up at each stage of production. आउटपुट विधि या मूल्य वर्धित विधि के रूप में इसे जाना जाता है। एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की इसमें गणना की जाती है, और यह गणना करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में इसको बांटा जाता है, और सकल घरेलू उत्पाद मूल्य वर्धित मूल्य को उत्पादन के प्रत्येक चरण में दिखाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये उत्पाद गणना विधि कैसे निकाली जाती है राष्ट्रीय आय? इसमें यह देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी के जो तीनों क्षेत्र है, पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स के बारे में, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर के हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी इसको कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर जैसे पशुपालन, ये सारी चीजें आती हैं। सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज, और आज के टाइम में एआई वगैरह भी इसी में आते हैं। तो ये जो उत्पाद विधि है, इसमें किसी राष्ट्र की, किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो वो इसमें बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उनमें जो फाइनल गुड्स हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू निकाली जाती है और उसका टोटल ऐड कर दिया जाता है, और उसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। यानी कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाले अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। ये एक तरीका है राष्ट्रीय आय की गणना करने का। दूसरा मेथड क्या है? इनकम मेथड, यानी कि आय पद्धति, ठीक है। आय पद्धति में क्या होता है? सम ऑफ नेट इनकम अर्न बाय वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो और इसमें क्या? नेशनल इनकम क्या है? टोटल, रेंट, ये सब दिया गया है, और उसी के टोटल को क्या मान लिया जाता है? राष्ट्रीय आय मान लिया जाता है। जैसे
देश में रहने वाले सभी लोगों की इनकम अगर पता चल जाए तो उसका टोटल करके हम देश की इनकम पता कर सकते हैं। किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की इनकम का जो टोटल है वह देश की इनकम हो जाएगी। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि सबकी इनकम के बारे में पता नहीं होता और सबको इनकम पैसे के रूप में ही नहीं मिलती है। इसलिए अभी आगे बताएंगे भारत में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है। तीसरा क्या है? कंजप्शन मेथड, उपभोग विधि। तो उपभोग विधि को ही हम क्या कहते हैं? व्यय विधि। ध्यान रखना, इसी का एक नाम है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि क्या कहती है, उपभोग विधि क्या कहती है कि एक वर्ष के अंदर लोगों ने जो भी खर्च किया है और जो भी बचाया है, दो चीजें इसमें होती हैं। देखिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इससे कैसे निकलता है नेशनल इनकम? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग्स, यानी कि जो हमने अपने ऊपर खर्च किया है और जो हमने बचाया है, अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें तो हमें राष्ट्र की आय पता चल जाएगी। अब हमारे देश में कौन सा मेथड हम यूज करते हैं उस पर बात कर ली जाए। देखिए हमारे देश में हम ये प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड, इन दोनों को यूज करते हैं। ये वाला हमारे यहाँ यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसको यूज करने के लिए जरूरी है कि साल भर में हर व्यक्ति ने अपने ऊपर कितना खर्चा किया है उसके आंकड़े हमारे पास हो, साथ ही साथ कितना पैसा बचाया है, सेविंग्स हो, उनके डेटा हो। तो ये डेटा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारे अलग अलग क्षेत्र में कहीं पर उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर आय पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो कुल मिलाकर के इसका जो, अगर हम इसका कंक्लूजन लगाएं राष्ट्रीय आय का, तो कंक्लूजन क्या है देखते हैं। आगे कुछ है? हाँ, कंक्लूजन क्या है इसका कंक्लूजन ये है कि एक वर्ष के अंदर, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, वित्त वर्ष यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का वो क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक वित्त वर्ष में जो हमारे देश के इकोनॉमी के जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर में जो फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू या जो मौद्रिक मूल्य है, ये हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम यानी कि जीडीपी है। अगर इसमें हम हमारी शुद्ध विदेशी आय, नेट फॉरेन इनकम को भी ऐड कर दें तो ये हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम ये दोनों ही हमारी देश की समृद्धि को बताते हैं, और ये था हमारा राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है मुझे इसमें आपने समझ लिया होगा। मैंने आपसे बताया था कि अगर किसी को इसमें थोड़ा सा चेंज चाहिए, कुछ और ऐड कराना चाहते हैं, अलग तरीके से कुछ चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुसार हम इसको तैयार लेक्चर को कर सकें। थैंक यू।